हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को एग्जाम से पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फ्लेमिंगो बुक जरूर से जरूर कवर करके जाने। देखिए फटाफट कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंच चिल्ड्रन रिएक्ट व्हेन दे रियलाइज दैट दिस वाज देयर लास्ट लेसन। तो आपको भी पता है कि वो बहुत सैड थे, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे और रिग्रेट कर रहे थे। सेकंड है, व्हाई डज एम हैमिल से दैट द फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। बिकॉज यहाँ पर दिख रही है उनकी पेट्रियोटिज्म। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे और वो अपनी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अपने सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और ये उनका कल्चर, आइडेंटिटी और हेरिटेज का पार्ट है। इस वजह से वो इसको ब्यूटीफुल लैंग्वेज बोल रहे हैं। हाउ डिड द पॉलिटिकल सिचुएशन इम्पैक्ट इन द लास्ट लेसन। पॉलिटिकल सिचुएशन ने कैसे इम्पैक्ट किया स्कूल में लास्ट लेसन में। तो आपको देखने के लिए मिला है कि जब जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था तो जर्मन्स जो थे वो ओवर पावर कर रहे थे, डोमिनेटिंग थे फ्रांस के लोगों को लेकर के। तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिला है कि किस तरीके से जब पार्टी चेंज होती है या रूलिंग चेंज होती है तो रूलिंग चेंज होने के बाद छोटे छोटे से डेली लाइफ्स में भी छोटे छोटे से चेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे लैंग्वेजेस वन पार्ट, स्कूल में लैंग्वेजेस चेंज करवा दी गई थी। फ्रांस थिंग्स will they make them sing in German even the pigeons too। इसका क्या मतलब है? तो ये दिखाता है dominance of all the Germans कि किस तरीके से जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को ओवरपावर करती है तो उनकी स्मॉल जो लाइफ की एस्पेक्ट्स होती हैं उसमें भी चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। सो आपको ये दिखाता है कि आपको न्यू रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो चाहे बड़े से बड़ी चीज़ हो, पूरी तरीके से बदल जाएगी। डिस्कस द थीम ऑफ पेट्रियोटिज्म इन द लास्ट लेसन। तो वो आपको देखने के लिए मिला है इन द टोन ऑफ एम हैमिल। सो आप दिखाओगे यहाँ पर पेट्रियोटिज्म इज पोर्ट्रेट एज अ डीप लव फॉर वंस लैंग्वेज एंड कल्चर। सो इट इज शोन विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज कि इंसान की लैंग्वेज, उसकी आइडेंटिटी, उसका कल्चर, उसका हेरिटेज होती है। हाउ डज एम हैमिल एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग चेंज इन द स्टोरी। पहले वो स्ट्रिक्ट थे, बाद में वो लीनियंट हो गए थे, तो ये आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। व्हाट इज सिंबॉलिक ऑफ द लास्ट लेसन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंच कल्चर। तो द लास्ट लेसन सिंबलाइजेस द एंड ऑफ फ्रेंच डोमिनेंस। और अब रूलिंग किसकी होने वाली है? जर्मन लैंग्वेज की। तो मैं अगर आपसे यहाँ पे बोलूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर सिंबल के तौर पर क्या दिखाया गया, सिंबॉलिक क्या है, तो आप बताओगे द चेंज ऑफ डोमिनेंस, द चेंज ऑफ पावर। हाउ डिड एम हैमिल से फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट्स एंड द पीपल ऑफ द टाउन। तो एम हैमिल ने बहुत ही सिंसियरली, सीरियसली पढ़ाया, पूरे अफेक्शन के साथ, जिस तरीके से वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करते थे, उन्होंने पूरे अच्छे से पढ़ा करके फिर लास्ट में एक स्पीच दी और थोड़े इमोशनल हो गए थे तो लास्ट में उन्होंने बोर्ड पर क्या लिख दिया था? विव ला फ्रांस। नेक्स्ट, हाउ वाज द सीन डिफरेंट फ्रॉम द अदर डेज ऑफ द स्कूल। तो आपको पता है रोज शोर शराबा होता था, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ बेंचेस देखने के लिए मिलते थे आपको, ठीक है ना। एम हैमिल की रूलर रैप हो रही होती थी और बच्चे बार बार लेसन्स रिपीट कर रहे होते थे, लेकिन आज शांति थी। लास्ट है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ लास्ट लेसन ऑन द प्रोटैगनिस्ट। फ्रांस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो आपको तो ये बहुत अच्छे से पता है कि फ्रांस बहुत ही इमोशनल हो गया था, वो रिग्रेट कर रहा था कि उसने अभी तक फ्रेंच लैंग्वेज का एफबी लर्न क्यों नहीं किया। नेक्स्ट आते हैं लॉ स्प्रिंग के ऊपर। लॉ स्प्रिंग में आपको पूछा गया, व्हाट आर द मेजर इश्यूज फेस्ड बाय रैग पिकर्स डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी। तो ऑब्वियसली इनके पास पॉवर्टी है, लैक ऑफ एजुकेशन है, एक्सप्लॉयटेशन है और सबसे बड़ी चीज़ ये बहुत बुरी कंडीशंस में रहते हैं। सेकंड, हाउ डज साहिब स्टोरी इलस्ट्रेट द लार्जर प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया। तो आपको पता चलेगा साहिब की स्टोरी से कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, चाइल्ड लेबर नहीं करना चाहते हैं और उन्हें ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये एक क्राइम है, आपको ये भी देखने को मिलेगा और ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, जिसकी वजह से बचपन में ही अपनी इनोसेंस खो देते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट डज द स्टोरी सजेस्ट अबाउट द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इन द सोसाइटी। अ बिग गैप, अ बिग कंट्रास्ट, है ना। कैसे आपको दिखाया जाएगा, जो रिच लोग हैं वो एक विशियस वेब क्रिएट कर रहे हैं और उस विशियस वेब में कौन फंस रहा है? ये गरीब लोग। तो आप बताओगे ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है ना, मिडल मैन, लॉ मेकर्स, है ना, साहूकार, ये सब मिल करके इनको क्या कर रहे हैं? ऑप्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट डज द ऑथर ब्रिंग out the theme of exploitation in the law spring। तो with the help of मुकेश स्टोरी एंड साहिब आलम स्टोरी आप ये बहुत अच्छे से हाईलाइट कर सकते हो कि यहाँ पे दिखाया गया है कि वो लोग जो पावर में होते हैं वो किस तरीके से एडवांटेज लेते हैं इन लोगों का। नेक्स्ट, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। तो आपको पता है डिंगी सेल्स होते हैं, ठीक है, वेंटिलेशन होता नहीं है, रोशनी होती नहीं है, जिसकी वजह से बड़े होते होते वो अंधे हो जाते हैं या तो उनको लंग्स डिजीजेज हो जाती हैं। नेक्स्ट, हाउ डज द ऑथर कंपेयर द लाइव्स ऑफ साहिब एंड द नरेटर। तो आपको बताना है कि किस तरह से कंपेयर करी गई है साहिब और नरेटर की लाइफ। तो बहुत कंट्रास्ट दिखाया गया है। साहिब की लाइफ बहुत ज़्यादा परेशानियों में है, ठीक है ना, वो एजुकेशन के लिए परेशान है, एजुकेशन उसको नहीं मिल पा रही है, लैक ऑफ एजुकेशन है, राइट। वेयर एज जो अनीस जंग है, शी इज़ टोटली एजुकेटेड, ठीक है ना, उनके पास ऑब्वियसली
रिसोर्सेज हैं, इसके पास रिसोर्सेज नहीं है। व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एज सजेस्टेड इन द स्टोरी। तो ये हमें दिखाता है कि एजुकेशन एक ऐसी की होती है जो कि किसी भी साइकिल ऑफ पॉवर्टी को क्या कर सकती है, ब्रेक कर सकती है, ठीक है ना। चाहे वो साहिब हो चाहे वो मुकेश हो, अगर वो पढ़ लिख जाएंगे तो अपनी परिस्थितियों को समझेंगे, उन्हें पता होगा कि वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, उसके अलावा वो पढ़ करके कैसे अपने कामों को और बेहतरीन कर सकते हैं और सही डायरेक्शन में वर्क कर सकते हैं। हाउ डज द ऑथर इवोक सिंपैथी फॉर द पुअर चिल्ड्रन इन द स्टोरी। वो हार्श रियलिटीज़ बता रही हैं इनकी, ठीक है ना, कि उनकी वर्किंग कंडीशंस कितनी ज़्यादा ख़राब हैं, तो उससे साफ साफ पता चलता है कि वो इनके टूवर्ड्स सिंपथाइज भी हैं और वो ये बोल रही हैं कि मैं एक ऐसी पर्सन हूँ, मैं चाहते हुए भी इनकी मदद नहीं कर सकती बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच पावर। लास्ट, हाउ वॉज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंगल मेकर्स। आपको पता है इसके पास ड्रीम है, ही हैज़ डेयर टू ड्रीम, ये मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ये अपनी उस साइकिल से निकलना चाहता है जो बैंगल मेकिंग का एक हब बन चुका है ना, उससे बाहर निकलना चाहता है, ये अपनी फेट को एक्सेप्ट नहीं करता। व्हाट सिचुएशन डज द ऑथर ऑफर्स फॉर द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर के लिए इन्होंने किस तरह की सॉल्यूशंस ऑफर करी हैं, तो आपको पता है इन्होंने बोला कि एजुकेशन, अवेयरनेस और अपॉर्चुनिटीज़ अगर इन बच्चों को मिलेंगी तो ये सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। थर्ड चैप्टर पे आएंगे, विलियम डगलस का चैप्टर है डीप वाटर। कह रहा है हाउ डिड विलियम डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो आपको पता है विद डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस एंड करेज, है ना। उन्होंने इंस्ट्रक्टर भी हायर किया था लेसन स्विमिंग के लेने के लिए। सिग्निफिकेंस ऑफ इंसिडेंट एट YMCA पूल डीप वाटर क्या है, दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट, है ना, जहाँ पर विलियम डगलस के अंदर एंजाइटी तो होती है बट उनके अंदर इसको आप बोल सकते हैं उनके अंदर यहाँ से फियर ऑफ वाटर डेवलप होता है और बाद में यही फियर ऑफ वाटर उन्हें मोटिवेट करता है कि उन्हें स्विमिंग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर उन्हें ये लास्ट में सिखाता भी है कि फियर इज़ नथिंग एल्स बट अ फियर इटसेल्फ। नेक्स्ट, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इंसिडेंट इन डगलस लाइफ। बहुत ज़्यादा डर गए थे वो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, उन्हें बहुत एवर्जन हो गया था वाटर से, लेकिन लेटर ऑन लाइफ उन्होंने चैलेंजेस को ओवरकम करना भी सीख लिया। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द फीलिंग्स बिफोर एंड आफ्टर ड्राउनिंग इंसिडेंट। तो बिफोर इंसिडेंट के बारे में बात करोगे तो डगलस कॉन्फिडेंट थे, लेकिन इंसिडेंट के बाद वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे, हेल्पलेस फील कर रहे थे, और जब तक उन्होंने स्विमिंग लर्न नहीं करी तब तक वो डरे ही हुए रहे। व्हाट रोल द इंस्ट्रक्टर प्ले इन हेल्पिंग डगलस ओवरकम हिज फियर। तो आपको पता है स्टेप बाय स्टेप उसने डगलस को अच्छा स्विमर बनाया। पुली की मदद से उनको वो टू एंड फ्रो मोशन करवाता था, फिर इनहेल एक्सहेल करवाया, फिर उसके बाद लास्ट में आपने देखा होगा क्या देखने के लिए मिला आपको, जल्दी, हाँ जी, स्टेप बाय स्टेप वो लेग मूवमेंट्स करवाए। नेक्स्ट, हाउ डज द इंसिडेंट एट द पूल इफेक्ट द नरेटर्स परसेप्शन ऑफ फियर। He was irrational, ठीक है ना, but is something that can be overcome through gradual exposure and persistence। उन्होंने ये देखा कि एक ऐसी चीज़ है जो बहुत थॉटलेस होकर के होती है। देखो ये जो इंसिडेंट है, ये इसने डगलस को क्या सिखाया, इसने डगलस को सिखाया कि देखो फियर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अनथॉटफुल होती है, मतलब किसी को भी हो सकता है वो, लेकिन इसको ओवरकम किया जा सकता है। डिस्कस द थीम ऑफ सेल्फ रिलायंस। ऑब्वियसली ये स्टोरी हाईलाइट करती है आपको सेल्फ रिलायंस एंड ओवरकम्स हिज फियर ऑन हिज ओन। हिज स्ट्रगल टू लर्न स्विमिंग बिकम्स अ मेटाफर फॉर ओवरकमिंग पर्सनल लिमिटेशंस। पहले तो उनके अंदर डर आया, फिर उसके बाद उन्होंने उसको ओवरकम किया, जिसने उनको ये सिखाया कि देखो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जो डर जैसी होती है, डर सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड है। हाउ डज द ऑथर कन्वे द थीम ऑफ ओवरकमिंग फियर। तो उन्होंने यहाँ पर बताया है अपनी जर्नी के थ्रू, है ना, किस तरीके से उनको एवर्जन ऑफ वाटर हुआ, कैसे वो डर में बदला और फिर उसको फिर उन्होंने ट्रायम्फ भी किया, तो वो आपको यहाँ पे हाईलाइट करना पड़ेगा। व्हाट इज द रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन शेपिंग डगलस फियर। तो वाटर सिंबलाइजेस द अननोन डेंजर फॉर डगलस, ठीक है ना, वाटर उनके लिए खतरे से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और ये एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस भी उनको दे करके गया, ठीक है, इंटरनली उनको पूरी तरीके से इसने हिला डाला था। हाउ डज द नैरेटिव रिफ्लेक्ट द प्रोसेस ऑफ पर्सनल ग्रोथ। तो पर्सनल ग्रोथ को उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया है कि ही वॉज अर्लियर टेरिफाइड, ठीक है ना, फिर वो कॉन्फिडेंट स्विमर बन। सो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। रैट ट्रैप चैप्टर में चलते हैं, सेल्मा लेगुलॉफ ने लिखा है ये चैप्टर। सिग्निफिकेंस ऑफ रैट ट्रैप इन द स्टोरी। रैट ट्रैप सिंबलाइजेज अ ट्रैप ऑफ मटीरियलिज्म। जैसे ट्रैप होता है उसमें चूहे फंसते हैं बेट चारे की वजह से, चीज़ों पोक की वजह से, वैसे ही दुनिया भी एक ट्रैप है जिसमें मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं और वहाँ पर लोग फंसते हैं। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। सो पेडलर को ये आइडिया आया उसके खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस से। ओके, ऑब्वियसली ना उसको लोगों ने कभी हेल्प तो करी नहीं, है ना, वो लोगों को देखा भी है कि किस तरीके से वो घर, पैसा, दौलत, शोहरत बना रहे होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो खुद ही ट्रैप में फंस जाते हैं। थीम ऑफ ह्यूमन काइंडनेस इन द रैट ट्रैप। सो यहाँ पर थीम ऑफ काइंडनेस आप कैसे शो करोगे, लास्ट में आयरन मास्टर की डॉटर जो बहुत कंपैशनेट थी,
रैट ट्रैप सेलर के साथ। व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रैपिंग आइडिया इन द स्टोरी? तो ट्रैपिंग क्या दिखाता है? ग्रीड और सेल्फिशनेस। अगर आप लालची हो, अगर आपके अंदर सेल्फिशनेस है तो आप फंस जाओगे, अदरवाइज नहीं। हाउ डज द स्टोरी पोर्ट्रे द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडेम्पशन? अगर आप चाहो तो रिडेम्पशन पॉसिबल है। रिडेम्पशन होता क्या है? जब बोलते हैं ना रात का भूला अगर निकलता है और वो वापस सुबह घर को आता है तो उसे भूला नहीं कहते, है ना। तो रिडेम्पशन पोर्ट्रे किया गया है पेडलर के ट्रांसफॉर्मेशन से। जब उसको ढंग का ट्रीटमेंट मिलता है, कंपैशनेट और काइंड बिहेवियर, तो वो बदल जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ मटेरियलिज्म इन द स्टोरी? मटेरियलिज्म नेगेटिव फोर्स दिखाया गया है जो कि आपको ट्रैप करता है, आपको ग्रीडी बनाता है, आपको सेल्फिश बनाता है ना। तो वो एक ट्रैप की तरह शो किया गया है यहाँ पे। हाउ डज द पेडलर कैरेक्टर इवॉल्व थ्रू आउट द स्टोरी? इनिशियली उसे सेल्फिश दिखाया गया है, अपॉर्चुनिटिस्ट दिखाया गया है, चोर दिखाया गया है, लेकिन बाद में ना वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। वो पैसे भी रिटर्न कर देता है और वो एक अच्छा इंसान बनता है सही काम करके, चुराया हुआ पैसा वापस करके। हाउ डज रैट ट्रैप सर्व एज अ मेटाफर? तो ये वही वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है। रैट ट्रैप, वर्ल्ड ट्रैप, ठीक है ना। यहाँ पे बेट के तौर पर चीज पोक, यहाँ पे मटेरियलिस्टिक थिंग्स, यहाँ पर चूहे फंसेंगे, यहाँ पर लोग। आगे देखो, Kenneth, the story has many instances of unexpected reaction from the characters to others' behavior. Pick out the instances. तो आयरन मास्टर को उठा लेना और आयरन मास्टर के अलावा आप यहाँ पर पेडलर को उठाना, फिर उसके बाद एडला विल्मैनसन को उठा लेना। तो सबसे सरप्राइजिंग इंस्टेंस आपको देखने के लिए मिला है आयरन मास्टर उनकी डॉटर का, जिन्होंने काइंडनेस दिखाई पेडलर के साथ, है ना, और रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। सो दिस कंपैशन हेल्प्स हिम चेंज। आयरन मास्टर तो फिर भी थोड़ा सा इम्पल्सिव था, लेकिन उसकी डॉटर बहुत अच्छी थी। हाउ डू ह्यूमन वैल्यूज एंड काइंडनेस अल्टीमेटली हेल्प द पेडलर? सो ह्यूमन वैल्यूज एंड काइंडनेस हेल्प पेडलर बाय शोइंग हिम दैट देयर इज मोर टू लाइफ दैन मटीरियल गेन। तो मतलब मटीरियलिस्टिक गेन से ज़्यादा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ये अगर आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो ना तो देयर विल बी अ डिग्निटी इन लाइफ, है ना। एंड विद डिग्निटी एंड कंपैशन अगर आपको कोई ट्रीट करता है तो आपकी लाइफ में चेंज पॉसिबल है। नेक्स्ट आएंगे चैप्टर इंडिगो बाय लूस फिशर। पहला क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ गांधी इन द इंडिगो मूवमेंट। तो भाई ही लीड्स दिस रोल, ठीक है ना। तो लीडिंग रोल इनका रहा है। इन्होंने पीजेंट्स के लिए स्ट्रगल किया, ठीक है ना, और उनके रिप्रेजेंटेटिव बन करके एक कमिटी में बैठे और उनको जस्टिस दिलवाया, गिल्टी प्रूव करवा के ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स बिफोर इंटरवीन्ड? गांधी जी के इंटरवेंशन से पहले, मतलब गांधी जी के इंटरफेरेंस से पहले बहुत बुरी हालत थी। ऑप्रेस थे वो, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ज़बरदस्ती इनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, इनसे काम करवाते थे, और फिर जब इनको लगा सिंथेटिक इंडिगो मिल जाएगा इनको तो इनसे कंपनसेशन मुआवजा मांगने लगे। नेक्स्ट, हाउ डिड गांधीज लीडरशिप ब्रिंग अ चेंज टू इंडिगो फार्मर लाइफ? गांधी की लीडरशिप ने इन लोगों को एम्पावर किया, इनके अंदर का डर खत्म किया, ठीक है ना, और इनको ये बताया कि तुम खुद अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हो। तो एक सेल्फ रिलायंस इंपॉर्टेंट पार्ट है। व्हाट वर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिगो फार्मर्स? दे वर एक्सप्लॉइटेड, है ना। ज़बरदस्ती इनसे क्या उगवाया जाता था? इंडिगो फूड क्रॉप, और उसके बाद उनसे कंपनसेशन भी मांगे जा रहे थे। हाउ डिड द ब्रिटिश प्लांटर्स रिएक्ट टू गांधी डिमांड्स? हेजिटेंट थे वो, रेजिस्टेंट भी बोलोगे वो। पहले वो सोच रहे थे 100% मांगेंगे, गांधी जी ने 50% बोला, उन्होंने बोला नहीं 25% ही दे पाएंगे, तो डेडलॉक खत्म किया गया और 25% पे बात खत्म हुई, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द पॉसिबल रीजंस फॉर गांधी क्विक पॉपुलैरिटी अमंग द पीजेंट्स ऑफ चंपारण। गांधी जी का नेचर, अप्रोच ऑफ नॉन वायलेंस, उनका फोकस जस्टिस के टूवर्ड्स, डिग्निटी, ठीक है ना, जो कि उन्होंने पीजेंट्स के टूवर्ड्स दिखाई, और सबसे बड़ी चीज़ वो बहुत एम्पथाइज थे और एक बहुत अच्छे लीडर थे। उन्होंने होप दिया, है ना, पावर दी लोगों को। हाउ डज द स्टोरी इलस्ट्रेट द पावर ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट? सो देखो ना, व्हेन बैक्ड बाय यूनिटी, जब एक साथ अगर आप यूनिटी में आओगे, डिटर्मिनेशन होगा आपका, तो आप हर एक चैलेंज को ओवरकम कर सकते हो, ठीक है ना, चाहे कितना भी पावरफुल कोई क्यों ना हो। द पीजेंट्स वर देमसेल्फ द मोस्ट क्रूशियल एजेंट्स इन द सक्सेस ऑफ चंपारण सिविल डिसोबीडियंस। उनकी यूनिटी, उनका करेज सबसे इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है ना। लास्ट में हाँ, गांधी जी लीडर ज़रूर थे, उनके कहने से या उनके नहीं कहने से दे वर एक्टिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर वो यूनाइट ना होते और एक साथ हिम्मत ना करते तो कर पाते नहीं। वाई डिड गांधी ऑब्जेक्ट टू CF एंड्रयूज स्टे इन चंपारण? देयर वॉज अ रीजन। गांधी जी नहीं चाहते थे कि कोई भी आउटसाइडर, ठीक है ना, उनकी स्ट्रगल ऑफ जस्टिस में पार्टिसिपेट करे। सो ही वॉन्ट्स सेल्फ रिलायंस। वॉट डज द इंडिगो स्टोरी सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश रूलर्स एंड द इंडियन पीजेंट्स? तो आप बोलोगे द इंडिगो स्टोरी रिवील्स एक्सप्लॉयटेटिव एंड ऑप्रेसिव रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश रूलर्स एंड इंडियन। ऑप्रेस कौन हो रहा था?
शेयरक्रॉपर्स। कौन कर रहा था? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है ना, ब्रिटिशर्स ने स्पेशली एडवांटेज लिया था। पोएट्स एंड पैनकेक्स पे आते हैं। दिस इज रिटन बाय सुका मित्तल। पहले पूछता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेटिंग इन द स्टोरी पोएट्स एंड पैनकेक्स। जेमिनी स्टूडियो की सेटिंग है इसकी, आपको पता है, जो ग्लैमर है ना और रियल लाइफ में आपको डिफरेंस दिखाता है ना। नेक्स्ट, हाउ डज द ऑथर यूजेस ह्यूमर टू क्रिटिक द फिल्म इंडस्ट्री? द ऑथर यूजेस आयरनी एंड ह्यूमर टू पॉइंट आउट द सुपरफिशियलिटी एंड कॉन्ट्रडिक्शंस विद इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो रियल और रियल लाइफ में कितना डिफरेंस होता है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो दिखता है बाहर से वो होता नहीं है अंदर से। हो सकता है बाहर आपको चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हो बट अंदर से चीज़ें अच्छी ना हो। एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन क्या है? मेकअप डिपार्टमेंट। वहाँ पर इंडिया से अलग अलग जगह से लोग आए थे, जहाँ पर आप अलग अलग कल्चर और अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को देख सकते थे। हाउ डज द स्टोरी रिफ्लेक्ट द कॉन्ट्रोडिक्शन इन फिल्म इंडस्ट्री? सो यू कैन सी सो मेनी कॉन्ट्रोडिक्शंस देयर। आउटवर्ड अपीयरेंस देख सकते हो, ठीक है ना, जो आपको जैसा दिख रहा है वो वैसा हो नहीं सकता। सुब्बू इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी इसको बोला गया है, ठीक है ना। एंड दिस इज विद मेनी एक्टर ऑल्सो जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। दे वर एक्चुअली फेसिंग एक्सप्लॉयटेशन, है ना। नेक्स्ट, वाई वॉज लीगल एडवाइजर रेफर्ड एज द ऑपोजिट ऑफ वॉट ही वॉज? उसकी वजह से एक फीमेल एक्ट्रेस की नौकरी चली गई थी। वाई वॉज कोठामंगलम सुब्बू कंसिडरेड नंबर 2? बॉस के सारे कामों में वो इन्वॉल्व रहता था, सारे इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता था, उनको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता था और ऑल टाइम चीयरफुल रहता था। तो जो उसका चार्म था और जो उसकी एक्टिविटीज़ थी उसकी वजह से वो नंबर 2 कहलाता था इन द स्टूडियो। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ एन इंग्लिश पोएट एड्रेसिंग द ऑडियंस एट जेमिनी स्टूडियो? स्टीफन स्पेंडर, है ना, वो आए, ठीक है ना, उनकी लैंग्वेज सबसे बड़ा बैरियर बना। सो ऑथर बहुत ही फनी कंट्रास्ट दे करके स्टीफन स्पेंडर के बारे में बताते हैं कि जब वो बोल रहे थे तो उनकी लैंग्वेज लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, और दूसरी चीज़ ये भी थी कि रिएक्शन लोगों के बड़े ही वियर्ड से थे, जैसे वो जानते ही ना। तो ये चीज़ स्टीफन स्पेंडर को भी समझ में आ रही थी। तो आप ये वाला पॉइंट लिखोगे, लॉफ्टी सीरियस demeanor with the frivolous and often superficial world of cinema. This highlights the incongruity between the two words. So, how does author describe the incongruity of an English poet addressing the audience at Gemini Studio? So, ऐसा लगता है जैसे जिस वर्ल्ड में आप हो और जिस वर्ल्ड में हम हैं वो दो अलग अलग वर्ल्ड हैं, आपको दुनिया के बारे में पता ही नहीं। What work did the office boy do at Gemini Studio? क्राउड स्लैप पेंट करता था वो, ठीक है ना। जेमिनी स्टूडियो ज्वाइन क्यों किया था उसने? कुछ अच्छा करने के लिए, एक्टर बनने के लिए, पोएट बनने के लिए, बट वो बन नहीं पाया। वो डिसअपॉइंट इसलिए था क्योंकि उसको लगता था हमारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो उसे लगता था डिजर्विंग लोगों को यहाँ पर वैल्यू नहीं दी जाती। व्हाट डज द स्टोरी रिवील अबाउट बिहाइंड द सीन्स लाइफ ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री? तो इट शोज अ डिस्पैरिटी। ग्लैमरस इमेज फिल्म इंडस्ट्री की आपको देखने के लिए मिलेगी। द मुंडेन ऑफन डिफिकल्ट बिहाइंड द सीन्स लाइफ ऑफ पीपल आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो असिस्टेंट हो, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, है ना। एवरीवन इज नॉट सो हैप्पी एज वो जो दिखते हैं आपको स्क्रीन पर। फियरी मिजरी का मतलब क्या है? ये आपका मेकअप रूम से ही रिलेटेड है। वहाँ पर इतनी लाइट्स होती थी कि जिसकी वजह से लोगों की आंखों में इरिटेशन होने लगता था एक्टर एक्ट्रेसेस की, इस वजह से दिस वॉज अ फियरी मिजरी। इंटरव्यू में आते हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर की। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यू क्या है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टोरी? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम फॉर कम्युनिकेशन, है ना। इट कैन शेप पब्लिक परसेप्शंस एंड कन्वे द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ person's personality. It also illustrates how the act of interviewing can be powerful tool in shaping one's image. अगर इंटरव्यू अच्छे से लिया जाए या बुरा से लिया जाता है तो इंसान की इमेज वैसी ही बन जाती है। तो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट इमेज होता है। What's the reason for the huge success of the novel? There can be multiple reasons, but actual reason is still a mystery, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर अम्बर्टो इको आपको बताएंगे कि 10 साल पहले आती, 10 साल बाद आती तो शायद इतनी फेमस ना होती। डिस्पाइट ड्रॉबैक्स द इंटरव्यू इज सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज ट्रू, है ना। बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, लोग पसंद नहीं करते हैं, लोगों को लगता है दिस इज अ काइंड ऑफ इंट्रूजन, बट स्टिल it allows the interviewer to directly engage with the subject and revealing aspects of their personality and thoughts that may not come across in other form of communication. एक क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिया, वो मैक्सिमम लोगों तक आंसर पहुंच रहा है, so people will know about you. Discuss the irony present in the story. स्टोरी में आयरनी कैसे प्रेजेंट है? तो आपको पता है ना, इंटरव्यू फॉर्मेट इज मेंट टू रिवील ट्रूथ, इट ऑफन डिस्टॉर्ट्स इट फोकसिंग ऑन अपीयरेंसेस एंड सुपरफिशियल एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। सो ये आयरनी है। इंटरव्यू अच्छे के लिए लिया गया था, लेकिन
वो बुरा बन करके भी कई बार सामने आता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंबप्रिंट्स ऑन विंडपाइप? अ चोकिंग एक्सपीरियंस, अ पेनफुल एक्सपीरियंस, है ना, कि जो कंट्रोल करता है कि आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा कि आपको लगेगा आप जवाब दो या ना दो, क्योंकि आप जवाब दोगे तो भी फंसोगे, नहीं दोगे तो भी फंसोगे। सो इट सजेस्ट दैट द इंटरव्यूअर कैन हैव अ स्ट्रैंगल होल्ड ऑन हाउ पर्सन इज प्रेजेंटेड। चोक्ड हो जाता है इंसान। नेक्स्ट, how does the story reflect the themes of appearance and reality? The story shows the interviews often present constructed image of a reality rather than a genuine depiction. जो हम बनाना चाहते हैं इंसान की वो इमेज बनती है, ना कि वो इमेज जो कि एक्चुअली में उसकी होती है। तो अगर इंटरव्यू सही तरीके से लिया जाए तो इमेज अच्छी भी हो जाती है, नहीं लिया जाए तो बुरी भी हो जाती है। Why do you think Christopher Sylvester described the viewpoints of other writers and authors when discussing the concept of an interview? Support your opinion with reference to any one writer cited. तो आपको बताना है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने कैसे अदर राइटर्स के व्यू पॉइंट्स डिस्क्राइब किए हैं। तो आप रुडयार्ड किपलिंग का ले लेना, ठीक है ना, और अम्बर्टो इको का भी लेना, ठीक है ना। सो जो जो आपके दिमाग में याद आ रहे हो पॉइंटर्स वो सारे के सारे आप ले लेना। लूस कैरोल, ठीक है ना, सॉल बेलो। सिल्वेस्टर इंक्लूड्स द व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर ऑथर्स टू शो द वेरिंग पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरव्यूज इन शेपिंग देयर पब्लिक परसेप्शन। मोस्ट ऑफ देम वर सेइंग बैड, है ना, बट सम गेव द गुड ऑल्सो। सो जिसमें से अम्बर्टो इको भी थे। सेवरल सेलिब्रिटीज डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूज, दिस इज ट्रू, बिकॉज उनको लगता है दैट दिस इज अ काइंड ऑफ इंट्रूजन और उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो हैम्पर करती है, ठीक है ना, और इट इज़ अ काइंड ऑफ हॉरर। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इसके लिए सज़ा मिलनी चाहिए। सो दिस इज जस्टिफाइड बिकॉज इंटरव्यूज समटाइम्स डिस्टॉर्ट द रियलिटी टू क्रिएट अ नरेटिव। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अम्बर्टो इको ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर। बहुत सिंपल, ठीक है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्सपीरियंस के ऊपर बात रखने वाले, इंटेलेक्चुअल, है ना, थोड़े से फनी भी दिखाई दिए इंटरव्यू देते टाइम। तो थोड़े से आपको स्केप्टिकल फिगर भी दिखाई देंगे, थोड़ा सा आपको डाउट होगा वेदर ही इज सेइंग थिंग्स आर राइट और नॉट, बट फिर भी आपको जिस तरीके से उन्होंने बोला है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सच्चाई दिखाई देगी। वो इंटेलेक्चुअल डेप्थ और को ऑब्वियसली वैल्यू करते हैं एंड ही इज़ क्रिटिकल अबाउट सुपरफिशियल मीडिया, जो बाहर से कुछ और दिखती है और अंदर से कुछ और। डू यू थिंक अम्बर्टो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड? सो नो, अम्बर्टो इको does not seems enjoy being interviewed. His discomfort with the interview process is evident through his guarded responses and the way he critically engaged with the process, suggesting that he views it as a tool for distortion rather than genuine communication. तो एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप लिख सकते हो, और अगर आपको यस लिखना है तो आप यस भी लिख सकते हो, क्योंकि यस का आप आंसर इस तरीके से दे सकते हो, हाँ, जिस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के वो इंटरव्यू दे रहे हैं वो बहुत ही परफेक्ट इमेज उनकी दिखा रहा है, और जिस तरीके से ट्रूथफुल होकर के वो आंसर दे रहे हैं उससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि ना वो इंटरव्यू को परेशान कर रहे हैं, इंटरव्यूअर को परेशान कर रहे हैं, और वो बहुत कंफर्टेबल है इन गिविंग द आंसर्स। तो ये आपका ओपिनियन है, आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर लास्ट, गोइंग प्लेसेस, ए.आर. बार्टन, इसको भी जरूर पढ़ के जाइएगा। डिस्कस द रोल ऑफ प्रोटैगनिस्ट इन गोइंग प्लेसेस। तो शी इज अ गर्ल फुल ऑफ फैंटेसीज, ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस। इमेजिनेटिव दिखाई गई है, वो कुछ ऐसा करना चाहती है जो आउट ऑफ द बॉक्स है, बट करने के लिए एक्ट करना पड़ता है ना। तो वो एक ऐसी लाइफ में है जो रियल और फैंटेसी के बीच की है। हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट द गैप बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी? Background is the very important role play. So glamorous, adventurous life contrasts simply mundane and disappointing reality she faces. ठीक है ना। Next is what is the significance of setting in the story? तो सेटिंग कहाँ करी गई है? गरीब जगह पर करी गई है, ताकि दिखाया जाए कि जिस जगह पर आप रहते हो, ठीक है ना, उस जगह पर there is very मतलब there is a kind of impossibility कि आप अपनी रियल लाइफ तक पहुँच पाओ। फिर कहना है हाउ डज द स्टोरी पोर्ट्रे द एस्पिरेशन ऑफ यूथ? टीन एज में जब हम होते हैं तो हम हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा ड्रीम करते हैं। हाउएवर इट ऑल्सो शोज हाउ दीज एस्पिरेशंस आर ऑफन अनफुलफिल्ड। नेक्स्ट अगर आप जाओगे फिफ्थ में, तो आपसे पूछा गया है हाउ डू प्रोटैगनिस्ट डे ड्रीम रिफ्लेक्ट हर डिजायर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स? आपको पता है ना वो डेनी केसी वाला स्टेटमेंट, तो वो आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो। तो सोफी के ड्रीम्स रिफ्लेक्ट करते हैं उसकी लॉन्गिंग फॉर अ बेटर लाइफ, है ना। हालांकि उसके जो ड्रीम्स हैं दैट इज अ काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एज दे रिमेन जस्ट ड्रीम ओनली, क्योंकि लास्ट में वो अनफुलफिल्ड ही रह जाते हैं बिकॉज ऑफ अ बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड।
हाउ डू, ठीक है ये तो हो गया. What is the central conflict in the story going places? तो central conflict है सोफी के dreams है ना, और the reality of her life. How does the character of the protagonist evolve over the course of story? तो आप बताओगे सोफी begins with an idealistic hopeful girl with dreams of bright future, लेकिन end of the story में आपको दिखाई देगा she become disillusioned and understand that उसके dream सच नहीं हो सकते, डैनी कैसी वाले एग्जाम्पल्स के साथ. How does the story convey the theme of unfulfilled dreams? देखो यहाँ पर आप प्रोटैगनिस्ट के ड्रीम दिखाओगे कि जो उसके ड्रीम्स थे वो पूरे नहीं हुए, है ना, उसकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी अच्छी थी, लेकिन उसकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसकी लाइफ के ड्रीम्स को पूरा कभी होने नहीं देते. व्हाट रोल डज द प्रोटैगनिस्ट रिलेशनशिप विद हर फ्रेंड शो इन द स्टोरी? दे आर पोल्स अपार्ट. एक डे ड्रीमर है, एक रियलिस्टिक है ना, एक अपने फैमिली बैकग्राउंड की स्थिति जानती है तो उसे पता है कि वो क्या कर सकती है क्या नहीं, और एक अपनी ड्रीम्स में ही रहती है, फैंटेसाइज करती रहती है. तो जैंसी इज ग्राउंडेड बट सोफी इज नॉट. How does the story reflect the contrast between idealism and realism? वही कंट्रास्ट में आप क्या लिखोगे? एडवेंचरस लाइफ दिखाई गई है with the reality of her circumstances. It shows how youthful idealism often clashes with limitations imposed by society and personal circumstances. So with this my dear student, फ्लेमिंगो के जो चैप्टर के क्वेश्चंस थे मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट करवा दिए आप लोगों को. हर चैप्टर का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये पढ़ करके जरूर जाना. एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि आपका पेपर अच्छा होगा. ऑल द बेस्ट. और मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना कि अच्छे से आपने पूरी वीडियो देख ली कि नहीं.